हमें क्या पहला मेथड हमने समझ लिया है कि पहला मेथड हमारे पास में था ग्राफिकल मेथड। ग्राफ बनाए और ग्राफ को ग्राफ पर ही प्लॉट करना है। एग्जाम में भी ग्राफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर ग्राफिकल मेथड आता है तो। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद में आपको जब आप इजी परफेक्टली इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा कि कौन से पॉइंट पर हमारे पास में दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, या बहुत लाइन पैरेलल है, या बहुत लाइन हमारे पास में कौन से कोइंसाइड है। अब आगे बात आती है हमारे पास में नेक्स्ट मेथड है अलजेब्रिकल मेथड। उसमें दो पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। मैंने अपने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिया है, जिसमें कहा गया है कि सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। और हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। बहुत इक्वेशन को हमें सोल्व करना है दो मेथड से, पहला है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है इसको समझते हैं पहले। तो पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड कहता है हमारे पास में कि दो इक्वेशन है, मैं यही नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। एनी वन इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ और उसमें से किसी वन वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ले आओ। जैसे कि मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ यहाँ से ना, तो बाई इक्वेशन 2 से क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी इक्वेशन एक को उठाओ और उसमें से वन वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में ले आओ किसी वन इक्वेशन में से। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से उठाई है, तो इक्वेशन नंबर 2 में से मेरे पास क्या दे रखा था 2x और -2y = 2, तो मैं 2y को कहाँ लेके गया राइट हैंड साइड में, तो क्या मिला मेरे को 2x = 2 + 2y। ठीक, 2x की वैल्यू क्या आई 2 + 2y, 2 कॉमन आ रहा है मैंने कॉमन ले लिया, क्या मिला 1 + y। देखो 2 डिवाइड में चला जाएगा इधर से, तो x की वैल्यू क्या आई 2 × 1 + y/2, 2 से 2 कट गया तो x = आया हमारे पास में 1 + y। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहले स्टेप क्या है कि कोई भी एक इक्वेशन को उठाओ, मैं 1 या 2 में से कोई भी एक ले सकता था, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को लिया और उसमें से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ले आओ। ठीक है, तो यानी कि मैंने x की वैल्यू y की फॉर्म में ले आया मैं ना, x = क्या है 1 + y। कैसे निकाला क्लियर है। अब जिस भी इक्वेशन में से वैल्यू ली है उसको उसमें मत रख देना गलती से, क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू उठाई और इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, फिर बोलते हैं कि सर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। नहीं आएगा सॉल्यूशन। इसको कहाँ रखनी है आपको, इक्वेशन नंबर 2 में नहीं रखनी है, इसको रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपने निकाला कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से निकाला ना, तो रखेंगे कहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में रखोगे तो 3 × x की वैल्यू क्या रखोगे आप 1 + y, ये कहाँ रखनी है यहाँ पर। तो x की वैल्यू रखी अपन ने 1 + y + 4y = 10। 3 का मल्टीप्लाई किया 3 + 3y + 4y = 10। नाउ 3 कहाँ गया इधर राइट हैंड साइड में, और ये 3y + 4y हो गया हमारे पास 7y। और जब 3 उठ के गया राइट हैंड साइड में तो 10 - 3 कितना आएगा हमारे पास 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 7 / 7 यानी कि निकल के आई 1। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। अब y की वैल्यू को उठा करके कहाँ रखूंगा मैं इस इक्वेशन में, मान लो कि 1 2 और ये आ गई हमारे पास 3rd नंबर की इक्वेशन। तो y की वैल्यू जो निकली हमारे पास y = 1, अगर हम इसको यहाँ से लेकर के कहाँ रख दे इस इक्वेशन में रख दे तो x कितना मिल जाएगा y 1 रखने पर 1 + 1 कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया कि दो इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, दो इट मीन्स कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन होगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किसी वन इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ले आएंगे। फर्स्ट वेरिएबल x था, उसको मैं y की फॉर्म में ले आया, फिर उसको जिस इक्वेशन में से आपने फाइंड आउट किया है, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से निकाला है, तो उसको 2 में नहीं रखेंगे, हम उसको 1 में पुट करेंगे, 1 में रखेंगे और फिर सोल्व करेंगे तो हमारे पास एनी वन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी। फिर y की वैल्यू को रखेंगे तो x की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। इसी क्वेश्चन को हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, इसी क्वेश्चन को करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सेकंड हमारे पास में है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि कोफिशिएंट सेम बनाओ। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, इसमें क्या होता है हमारे पास में कि वैल्यू वन वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, इसमें क्या जरूरी है, इसमें कोफिशिएंट सेम बनाना है ना, कोफिशिएंट आर
सेम, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट हमें सेम बनाने हैं। दोनों वेरिएबल क्या नहीं, किसी एनी वन वेरिएबल है ना, तो एनी वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल की हमें क्या बनाना है, कोफिशिएंट सेम बनाना है ना। तो किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना लूंगा मैं। अगर मुझे देखो ध्यान से, मैं इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, 3x + 4y = 10, ये हमारे पास 2x - 2y = 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये रही इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब कोफिशिएंट सेम बनाना है। अगर मुझे x का कोफिशिएंट सेम बनाना है, इट मीन्स कि मैंने स्टैंड ले लिया कि मुझे x का कोफिशिएंट सेम बनाना है। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन नंबर 1 को। और यहाँ इसका कोफिशिएंट 3 है, तो मैं सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझे नजर आ रहा है कि नहीं, मुझे y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहिए बिकॉज कि इजीली सोल्व हो जाएगा, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। किससे, 2 से, ताकि 2 2 4, यहाँ भी 4 है, कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। नंबर में सेम बनाना है, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ में और मल्टीप्लाई बाय 2। प्लस क्यों किया, उसका रीजन ये है कि हम y का कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं। y का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, एलिमिनेट करना है ना। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि एलिमिनेट कर दो, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बना के उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास कोई दूसरा एक एलिमेंट वेरिएबल बचेगा, बस उस वेरिएबल से ही हमारे पास एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा 3x + 4y = 10। इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4x, 2 2 -4y और 2 2 4, सोल्व किया दोनों को, तो ये तो हो गया कट। इधर किधर कितना गया, 4 + 3 7x, इधर 10 + 4 14, तो x की वैल्यू कितनी आई 14/7, तो x निकल के आ गया हमारे पास में 2। ठीक है, 7 2 14, x कितना आ गया 2। अब x की वैल्यू 2 यहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो y भी मिल जाएगा। तो देखो रखते हैं वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर यानी कि x = 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, x = 2 को कहाँ पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में क्या मिला, 2 × 2 - 2y = 2। ठीक, नाउ 2 2 4, 4 को लेके गया मैं उधर, तो कितना होगा -4, तो -2y = 2 - 4, तो 2y = -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस, और 2 / 2 1। ठीक, दोनों मेथड से सेम आया, पहले भी y = 1 आ रहा था, x = 2 आ रहा था। एलिमिनेशन मेथड से भी x = 2 आया और y = 1 आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार और समझ लेते हैं कि किसी वन इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू, मान लें कि x की वैल्यू y की फॉर्म में लेके आनी है, या y की वैल्यू को x की फॉर्म में लेके आना है, और उसको अनदर इक्वेशन में पुट कर देना है। एक एनी वन इक्वेशन से निकाल के अनदर इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड मेथड में, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि कोफिशिएंट सेम बनाओ, है ना, x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम बनाओ और उसको एलिमिनेट कर दो, है ना, कट कर दो उसको, और वापस आपके पास एक ही वेरिएबल रहेगा तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, एंड देन उसको फिर अगेन किसी भी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। आई होप क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चंस, कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक ही क्वेश्चन के 2 मेथड से मैंने सॉल्व करवा दिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये समझ में आ गया। क्वेश्चन इतना इजी नहीं आने वाला है, तो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे एडिशनल क्वेश्चन में हम उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें अपन समझेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से वो वैल्यू पुट कर करके या किस तरीके से ग्राफिकल मेथड की हेल्प से वो हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, आगे देखते हैं अपन। हमारे पास में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है x - 2y = 3 एंड 3x + ky = 1। दो इक्वेशन देने के बाद में हमें पूछा गया है कि दोनों इक्वेशन क्या है, इनके सॉल्यूशन यूनिक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने मेथड देखा था यहाँ पर, सॉल्यूशन में देखते हैं। मेथड क्या था कि अगर दो इक्वेशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो यूनिक सॉल्यूशन का मेथड है हमारे पास में। इट मीन्स कि दो इक्वेशन दे रखी है, मान लिया कि a1x b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो इट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2। किस केस में, जब केस हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का आ जाए। केस यूनिक सॉल्यूशन का आएगा तो a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, x - 2y
2y इक्वल टू 3, 3x प्लस ky इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर हम a1 a2 a3 और b1 b2 b3 की बात करें तो a1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, ठीक, b1 हो जाएगा -2 और हमें a1 b1 की ही रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं अपन, a1 क्या हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, a2 क्या है x का कोफिशिएंट 3 है, नॉट इक्वल होना चाहिए b1 यानी कि -2 अपॉन k। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि k की वैल्यू क्या होगी, हमें वैल्यू निकालनी है। एंड देन यहाँ एक क्वेश्चन आती है हमारे पास में इस टाइप की, हम वही मेथड करेंगे, नॉट इक्वल टू का कोई इफेक्ट नहीं, k को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो k/3 नॉट इक्वल टू -2, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -3, 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल टू -6। यूनिक सॉल्यूशन में जब भी आपके पास में इस सिचुएशन पे आप आ जाओ, आपको पता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1 अपॉन b2 है। तो यूनिक सॉल्यूशन में अगर आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओ तो आप ये कहोगे कि k की वैल्यू -6 पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यानी कि k की ऑल रियल नंबर आंसर हो सकता है ना, तो ऑल रियल नंबर अदर देन -6। तो k का आंसर क्या होगा, ऑल रियल नंबर अदर देन -6। -6 को छोड़ के सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे, इसमें k का आंसर हो जाएगा ना। तो k का आंसर में क्या लिखोगे आप, ऑल रियल नंबर अदर देन -6। क्लियर हो गया। यूनिक सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब वन ही सॉल्यूशन हो, जब दो लाइनें क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो किसी पॉइंट पर। तो उस केस में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के। क्लियर हो गया। तो उस केस में हमने लिया यहाँ पर ये x का कोएफिशिएंट a1, ये y का कोएफिशिएंट क्या हो गया b1, ये x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a2, ये हो गया b2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। k की वैल्यू हमारे पास आएगी, अगर कभी ऐसा आता है कि k नॉट इक्वल टू -6, इसका मतलब k की वैल्यू -6 तो नहीं है, बट इसके अलावा सारे रियल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर हो गया, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का ये हमें अब यहाँ पर, जैसे अभी इसमें यूनिक सॉल्यूशन था, नेक्स्ट वाले में हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बन जाए, या हो सकता है पैरेलल इक्वेशंस के ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाए। तो हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग वही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है k की, फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अगेन, तो ये हो गया हमारे पास a1x प्लस b1y, और अगर 7 को इधर ले आए अपन या उधर ले जाऊँ मैं, तो इसको मैं c1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही ये हो गया हमारे पास में a2x प्लस b2y, उधर ले जाऊँगा तो इसको मैं c2 लिख दूँगा। दोनों c1 और c2 इधर आएंगे तो नेगेटिव के हो जाएंगे, और अगर हम रेशो में c1 अपॉन c2 लेते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास में अगर सॉल्यूशन में हम देखें कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में अलजेब्रिकल मेथड क्या कहता था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन किस केस में आते थे, जब लाइन क्या हो, जब बोथ लाइन आर कोइंसाइड, जब दोनों लाइनें क्या कर रही हो, कोइंसाइड कर रही हो, उसी केस में तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते थे। ऐसा कोई ग्राफ हमारे पास आपको देखने को मिला होगा। तो इस केस में क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसका ग्राफ क्या आता है, ये क्या कहता है कि a1 अपॉन a2 का जो रेशो है, b1 अपॉन b2 का जो रेशो है, वही c1 अपॉन c2 के रेशो के इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों ही रेशो इक्वल होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो a1 कितना हमारे पास यहाँ पे 2 है, और a2 कितना है यहाँ पर हमारे पास k+1 है। तो इसका जो रेशो है, b1 क्या है यहाँ पे -3 है, वहाँ b1 कितना है 1 - 2k है। इन दोनों का जो रेशो है, इधर क्या है c1 7 है, उधर c2 कितना है 5k - 4 है। तो इनका जो रेशो है ना, वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए अब ये इक्वल तो हो गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी 2 से, यानी कि फर्स्ट 2 से या लास्ट 2 से या 1 और 3rd से आप क्या कर सकते हो, k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट 2 की हेल्प लेता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया इधर, इसको मल्टीप्लाई किया इधर, तो 2 फर्स्ट 2 से ना, फर्स्ट 2 वैल्यू से हम निकाल रहे हैं। तो क्या लिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई 1 - 2k, इधर -3 मल्टीप्लाई k+1, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 2 ज़ा 4k, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4k, -3 मल्टीप्लाई किया तो -3k, और -3 मल्टीप्लाई 1 तो -3। ठीक, अब देखो माइनस का 4k उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो 2 + 3 उधर गया 4 तो +4k और -3k इधर था ही से -3k, इधर आ गया 5 उधर आ गया k, तो k की वैल्यू निकल के कितनी है हमारे पास में 5। तो k की वैल्यू क्या पॉसिबल है इस केस में, जब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो तो k = 5 पॉसिबल है, यानी कि इस इक्वेशन में k की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है, तो क्लियर है। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए ये रूल लगता है ना, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो क्लियरली आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का पैरेलल पे या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन पे ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर = में 5 है, वहाँ = में 0 है। ठीक, इट मीन्स उन्होंने कॉन्स्टेंट टर्म को उठा करके कहाँ रख दिया है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप कॉन्स्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो इधर लाओगे तो 5 इधर आएगा हमारे पास में, उधर प्लस में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो इधर हो गया -5 और = इधर भी क्या आ गया 0। तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में बनी अब, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगेन सोल्यूशन इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन ही है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का मेथड अभी समझाया था मैंने, a1/a2 = b1/b2 = क्या होना चाहिए c1/c2। कंपेयर कर लेते हैं, a1 अपने पास क्या है x है, x का कोफिशिएंट है ना 1, तो 1, a2 x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा k + 1, ऐसे b1 में क्या दे रखा है तो k + 1 और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है b2 में 9, c1 क्या हमारे पास में यहाँ रहा -5 और c2 क्या हो गया 1 - 8k। इसको सोल्व करने के लिए देखो दो मेथड है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, बट इन दोनों को नहीं फर्स्ट 2 से कर सकते हो, लास्ट 2 से कर सकते हो, या फर्स्ट और थर्ड से भी कर सकते हो। तो अपन यहाँ चूज करेंगे फर्स्ट और थर्ड, ताकि आप स्क्वायर में ना जा पहुँचो, क्योंकि यहाँ k + 1 और k + 1, तो k + 1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा k + 1 का स्क्वायर है। इजी, लेकिन आप इसमें ना पढ़ के डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो फर्स्ट और थर्ड वाले से सोल्व कर सकते हो ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा के लिए आपने फर्स्ट और थर्ड मेथड लिया, फर्स्ट में 1/k + 1 और थर्ड में हमारे पास में -5/1 - 8k, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 1 - 8k = तो -5 × k + 1, सोल्व करो यहाँ पे तो 1 - 8k -5k -5, 8k उधर गया -5 इधर आया, कितना रहा हमारे पास में तो 1 + 5 इधर -8 इधर आएगा तो +8k -5k, 6 = 3k, सोल्व करो 8 - 5 कितना हो गया 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। क्लियर है, आंसर अपना क्लियर हो गया। ठीक है, एक और करते हैं अपन जो बेस्ड होगा पेयर ऑफ पैरेलल इक्वेशन पे, किसके ऊपर बेस्ड होगा पैरेलल इक्वेशन, ये था हमारे पास इन्फिनिटली इक्वेशन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर सेकंड मेथड से अगर हम करते हैं इन दोनों से तो क्या मिलता है हमारे पास में 1/k + 1 = k + 1/9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो k + 1 का स्क्वायर = 9, तो स्क्वायर रूट लेते तो k + 1 = 3 और k = 3 - 1, k की वैल्यू आ जाती है 2, यहाँ भी सेम ही हमारे पास निकल के आता। ठीक है, तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, दोनों मेथड जो भी आपको ठीक लगे। फर्स्ट 2 से है ना, ये फर्स्ट 2 से है, फर्स्ट 2 पहले 1 और 2 है ना, 1 और 2 से हमने वो सोल्यूशन निकाला, 1 और 3 से हमने ये सोल्यूशन निकाला। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे के कुछ और क्वेश्चन करते ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक तो यूनिक सॉल्यूशन पे, 2 क्वेश्चन थे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन पे, और ये थर्ड क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन पे। अच्छा, नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा बनेगा हमारे पास में, तो सॉल्यूशन में देखते हैं अपन। नो सॉल्यूशन में दे रखा होता है, यानी कि नो सॉल्यूशन कब होता है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नो सॉल्यूशन आता है जब बोथ लाइन का ग्राफ कैसा हो, पैरेलल हो ना, दोनों में कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट ना हो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, उस केस में आता है नो सॉल्यूशन। ठीक, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है ना, इन, पर इससे हमें कोई अभी मीनिंग नहीं है। अभी अपना काम की जो पॉइंट है वो है कि इसका जो सॉल्यूशन आता है, यानी कि अगर हमारे पास दे रखी है इक्वेशन कौन सी, kx + 3y = k - 2, एंड एक इक्वेशन दे रखा है 12x + ky = k। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास a1x + b1y = c1, ये हो गया a2x + b2y = c2। ठीक, इसको हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे। अब
यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में होता है हमारे पास, सॉरी नो सॉल्यूशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन में होता है हमारे पास में कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो a1 क्या है हमारे पास में k, तो रख दिया मैंने k, इसी के एलसीएम क्या निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो a1 के लिए रख दिया अपन ने k, और a2 कितना रहेगा हमारे पास 12, तो रख दिया हमने 12 इज इक्वल टू b1 कितना है 3, तो पुट कर दो 3, b2 कितना है k, अगेन रख दिया k, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 कितना है k माइनस 2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा k। ठीक, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना हो, जब भी हमें कहा जाए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जिसके नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ ना, नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही ना हो, उस केस में अगर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट टू से ही सोल्व कर लेना ना, फर्स्ट टू से ही सोल्व कर लेना, लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो सोल्व किया हमने, तो k का मल्टीप्लाई इधर किया, तो k मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा k स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा हमारे पास 36। तो यहाँ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने पे क्या मिला हमें, यानी कि k स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36, बाहर आया तो k, उधर 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, k की वैल्यू आई हमारे पास में +6 एंड -6। ठीक, तो दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यूनिक सॉल्यूशन से भी हमने कंप्लीट कर लिया किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नाउ तो देखते हैं अपन नेक्स्ट। अभी हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए। पहला टाइप यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बना था, सेकंड टाइप जिसमें हमने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के ऊपर, और थर्ड टाइप नो सॉल्यूशन के ऊपर। अब उन तीनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है 4 मार्क्स में, उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं इस चैप्टर से। तो पहला हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है kx - y इक्वल टू 2, 6x - 2y इक्वल टू 3 है। इसका यूनिक सॉल्यूशन पे, नो सॉल्यूशन पे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे, तीनों पे k की वैल्यू निकालनी है, और तीनों पे k की वैल्यू क्या किस टाइप से रहेगी वो हमें देखना है। मैंने दोनों इक्वेशन को लिख दिया, kx - y - 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 इधर था राइट हैंड साइड में, ले आया लेफ्ट हैंड साइड में, 3 को भी ले आया लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरीके से मैंने दोनों इक्वेशन को अरेंज कर लिया। ये रहा 6x - 2y - 3 इक्वल टू 0। अब हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2, बस। तो a1 क्या है हमारे पास में k, a2 क्या है 6, नॉट इक्वल टू b1 कितना है हमारे पास में -1, और b2 कितना है -2, माइनस माइनस कट हो गया, 6 जाकर के मल्टीप्लाई हो उधर, तो k नॉट इक्वल टू आया हमारे पास 6/2, यानी कि k नॉट इक्वल टू है हमारे पास 3। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू अदर देन 3। ठीक, ऑल रियल वैल्यू पॉसिबल है बट 3 के अलावा, है ना, 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि k नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। सेकंड केस हम देखते हैं अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या आ रहा है। तो सेकंड केस में लिया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास में, ये होती है जब दोनों लाइनें पैरेलल चले, है ना, उस केस में नो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मैंने कहा था अपन फर्स्ट 2 से ही सोल्व कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगा, k अपॉन 6 इक्वल टू -1 अपॉन -2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि -2 अपॉन -3। उस पर नहीं जाना है, हम इन दोनों से ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे k की वैल्यू क्या रही होगी। तो फर्स्ट 2 लिए अपन ने, यहाँ से k/6 इक्वल टू माइनस माइनस कट गया तो 1/2, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 6/2, इट मीन्स k की वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास 3। तो इस केस में जब नो सॉल्यूशन हो तो k की वैल्यू 3 रखनी है। यूनिक सॉल्यूशन में k की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी पॉसिबल हो सकती है ना, एनी वन वैल्यू हमारे पास पॉसिबल होगी। और इस वाले केस में अगर हम बात करें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में, तो इसमें क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में वैल्यू अगर हम रखें तो k/6 -1 अपॉन -2 -2 अपॉन -3। अगर हम यहाँ k की वैल्यू निकालें फर्स्ट 2 से तो क्या आएगा, k की वैल्यू अभी निकाला अपन ने 3 आ रहा है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड से निकालूंगा k की वैल्यू तो क्या मिलेगी मेरे पास k/6 और माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो 2/3। तो k की वैल्यू ले आई मेरे पास 2/3 मल्टीप्लाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहाँ मिली k की वैल्यू 4। तो क्या एक ही क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में k की वैल्यू 3 भी हो, k की वैल्यू 4 भी हो?
नहीं है ना। तो के की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 4 दोनों पॉसिबल नहीं होने की वजह से क्या होगा हमारे पास में, यानी कि इसका नो सॉल्यूशन ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी के की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर ना। तो के डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि तीनों इक्वल हो गए और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि के वैल्यू यहाँ इस केस में 3 आ जाए, इन दोनों में हमारे पास में 4 आ जाए, जो भी आएगी के वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे के एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन, आपने नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन वाले केस को अच्छे से समझ लिया होगा। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके चले जाना बस। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मार्क कर लेना और समझ लेना इसको। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, 2 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे कि हमारे पास ने ले लिया मैंने 2 डिजिट नंबर 56। ठीक, 2 डिजिट का नंबर, अब उसने कहा है कि इन दोनों डिजिट का सम कितना दे रखा है, उसने 12 दे रखा है, मतलब दोनों डिजिट का सम दे रखा है 12। अगर मेरे पास, मैंने मान लिया कि 56 की जगह कोई नंबर है x और y, तो 2 डिजिट का नंबर क्या हमारे पास में x और y है, तो मान लेते हैं कि लेट 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई। क्या है वो, एक्स वाई है ना। एक्स वाई इज यूनिट डिजिट और एक्स इज 10 डिजिट, वाई इज यूनिट डिजिट, एक्स इज 10 डिजिट। तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई हमारे पास गिवन है 12। ठीक, वो कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। जब मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूं, इसकी डिजिट को इंटरचेंज कर देता हूं, तो नंबर क्या बनेगा, वाई एक्स। अब इस केस में यूनिट डिजिट हो जाएगी x और 10 डिजिट हो जाएगी y। ठीक, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 6 है और 10 डिजिट क्या है हमारे पास में 5 है। ऐसे ही यहाँ यूनिट डिजिट क्या थी हमारे पास में, पहले जो ओरिजिनल नंबर था यूनिट डिजिट थी उसकी y और 10 डिजिट थी x। जब इंटरचेंज कर दिया तो हमारे पास यूनिट डिजिट आ गई x और 10 डिजिट आ गई y। तो अब हमें क्या कहा गया है कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट x इज द गिवन नंबर बाय 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे कि जो गिवन नंबर से कितना बड़ा आया, जो हमने डिजिट चेंज करने पे नंबर आया वो 18 ज़्यादा आया, तो yx। अब अगर हम दोनों को इक्वल करें तो क्या करना पड़ेगा, तो प्लस 18 करना पड़ेगा। ठीक, अब लिखने का मेथड समझो, इसको लिखते कैसे अपन, इसको लिखते अपन ऐसे हैं कि 56 को हम लिख सकते हैं 5 × 10 + 6, ये आएगा ना 5 × 10 50 + 6 56। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y × 10 + x और इसको x × 10 + y + 18 मिल गया नंबर। 10x इधर आएगा, y इधर आएगा, कितना रहा, ये रहा 10y + x, ये रहा 10x + y + 18। 10x उठ के इधर आया और y इधर आया, तो 10y - y कितना हो जाएगा 9y और x - 10x हो जाएगा -9x = 18। तो यहाँ से क्या मिला, 9 कॉमन लेने पर y - x = मिला हमारे पास में 2। यहाँ इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड किया, कितना आया, x से x कट हो गया, कितना मिला 2y = 14, y = आया हमारे पास 7 और y की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर, तो x = कितना आ गया 5, तो ये आ गया हमारे पास नंबर 57। ठीक, क्लियर है।